बहरान जो है वो कोई आपके लिए मौका लेकर आता है और ये बहरान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया जिसमें दो बहुत अहम नुकात पे पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ लिया था उस पर तस्दीक हुई। देखिए जी, इसमें इसको दो तीन एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान ने जो टारगेटेड स्ट्राइक की उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म कितनी ज़्यादा थी, हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन बेस्ड जो स्ट्राइक्स थी बिल्कुल टारगेट पे हमें पहुंचे और जिसकी गवाही जो है वो इरानियंस ने भी दी कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो सिर्फ दहशतगर्दों को किया है। एक तो इसमें ये चीज़ है। दूसरा इसमें फैक्टर ये समझने का है कि जो बहुत सारे पाकिस्तान में हल्के ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो मार्च के लोग बैठे हुए हैं, जो बलोच यकजहती मार्च है, वो खुद ही मान गए हैं कि वो जो लोग ईरान में मारे गए हैं, जो दहशतगर्द मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं। तो फिर ऐसे इसको इस तरह कहा जाए कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पहाड़ों पे हैं और उनकी फैमिलीज या उनके ताल्लुक वालों को इस्लामाबाद भेजा गया है खवातीन और बच्चों की डाल बना के, ताकि एक सॉफ्ट इमेज भी बनाया जाए कि जी स्टेट बड़ा जुल्म कर रही है। लेकिन इन रियलिटी वो खुद मान रहे हैं कि हमारे लोग ही ईरान में मारे गए हैं और हम ही यहाँ बैठे हैं और उनके लवाहिकीन ही यहाँ पे हैं। दो चीजें ये हो गई। तीसरी मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तो खराब हुए, लेकिन आप ये देखें कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा दोनों मुल्कों के। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दफा इंगेज किया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से और अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सुनने में आया कि इस हवाले से बात कर रही है कि अभी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से भारत और बहुत सारे और मुल्क शायद समझ रहे होंगे हालात जो हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ भी मामला खराब हैं, इंडिया के साथ भी खराब है, तो शायद पता नहीं बात कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी समझदारी की है, पाकिस्तान ने अपनी डिटेरेंस भी रिस्टोर कर ली है, अपनी इंटरनेशनल अपने अवाम की जो रिस्पेक्ट को भी रिस्टोर किया है और साथ ही ईरान इस चीज को भी तैयार है कि हम ताल्लुकात को नॉर्मलाइज। और हमने देखा कि आज शाम में भी जो निगरान वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के और वजीर खारजा जो हैं ईरान के, उनके दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को आइंदा चंद दिनों में आप मैच्योर होते हुए देखते हैं और किसी मुलाकात के नतीजे में, जैसे राशिद वली साहब ने मेंशन किया कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, मुस्तकबिल के लिए एक लाएमल बनाने की दोनों मुल्कों को जरूरत है। देखिए जी, पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई एबनॉर्मल ताल्लुकात नहीं है, बड़े नॉर्मल किस्म के ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं। और मुझे इस चीज में कोई हैरानगी नहीं होगी कि अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात जो है वो बहुत जल्द हो जाए और कुछ ही अरसे बाद शायद सिक्योरिटी लीडरशिप की मुलाकातें भी हो जाएं। मुझे किसी किस्म की कोई इसमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज्यादा हैं, ताल्लुकात हैं, हमारी मीडिया लेवल पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, पार्लियामेंट्री लेवल पे हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ईरानी जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं, थिंक टैंक लैंडस्केप में काफी आते जाते हैं। सो उनको पता है कि और ईरान की आपको पता है कि अवाम के अंदर भी बड़ी ईरान को पसंद किया जाता है, लेकिन इस अटैक की वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ईरान ने ऐसे क्यों किया। और जारी बात है हर कोई यही कह रहा था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करे। सो वो ज़रूरत भी थी और हर चीज़ वो जो पाकिस्तान ने किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में सफारती लेवल पे राब्ते भी होंगे, हाईएस्ट मुलाकातें भी होंगी और इस मसले को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। और कमर चीमा साहब, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन भी डेवलप हुई उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीज़ को हैंडल किया, ईरान को भी इब्तदा में ही रियलाइजेशन हो गई, जिसके बाद उन्होंने भी एफर्ट्स की कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ ईरान के अंदर दो धड़े थे। एक वो जिसने ये एक्शन किया, जो हॉक्स वहाँ मौजूद थे, जो उनकी डीप स्टेट के अंदर मौजूद थे, जो उनके शायद उलमा के अंदर भी जारी बात है मौजूद हैं, वो एक और डायरेक्शन पे चल रहे थे और पॉलिटिशियन जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे थे। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस के पास और डिप्लोमेट्स के पास जो स्पेस है मैनूवर करने की ईरान के अंदर बड़ी कम है और वो वहाँ पे डोमिनेट जो करती है वो डीप स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ द उलमा करती है। सो पॉलिटिशियंस को पता है उन्होंने जाके बात करनी है, डिफेंड करना पड़ता है। अच्छा, एक कमर चीमा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा और मेरे पास जो इस वक्त एक चीज मौजूद है, अमेरिकी रियासत है मैसाचुसेट्स, वहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका
इसकी कोई 23 के करीब शाखें हैं, 14 रियासतों में ये काम करती है, इसकी 21 शाखें काम करती हैं। उसके साथ साथ इसमें जो देखा जा रहा है उसमें VHPA की हिंदुस्तानी कायम बुनियादी तंजीम जो है वो इंडियन VSS के साथ, RSS के साथ वाबस्ता नज़र आती है। ये स्टोरी है क्या बेसिकली, थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए जी, ये जो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका जो है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद जो कि भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके है, और जो VHP विश्व हिंदू परिषद जो भारत की है वो बेसिकली कल्चरल विंग है RSS का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका है इसको अमेरिकी CIA ने डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको डेजिग्नेट किया था। और मजे की बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा भेज चुकी है, जिसको हमें देखा जाए तो ये बिल्कुल केस फिट बनता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, कि लाखों डॉलर जो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ने इंडिया में भेजे हैं, क्या उसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इसको इस पराये में लेके आती है कि ये जो टेरर फाइनेंसिंग एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट उसको कहता है कि ये मिलिटेंट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब वो इंडिया पैसे भेजती है और वो इंडिया के अंदर उन पैसों को इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये टेरर फाइनेंसिंग का केस है कि नहीं। और आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज भी हैं। जब इंडिया ने अमेरिका के अंदर कुछ सिखों को मारने की कोशिश की तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज भी आए थे। मैं समझता हूँ इसको डिस्कस भी किया जाए, इसके ऊपर बात भी की जाए, और खास तौर पे जो चीज समझने की है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने भी कहा है कि इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न देखा जाए व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस फ्रीडम। डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो मालूमात आपने शेयर की हैं, जो डाटा मेरे पास है, ये तकरीबन $1,50,000 से ज्यादा की रकम बनती है। ये क्या सिर्फ अमेरिका से उस तंजीम के जरिए जो है RSS को इंडिया मुंतकिल होते हैं, या दुनिया के किसी और मुल्क से भी हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो इंडिया के अंदर कैंपेन चल रही है, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसके लिए करोड़ों रुपए बाहर से आए हैं, और उसमें बड़े बड़े उन्होंने जो है वो सोने के दरवाजे लगा रहे हैं। तो ये सारे इन तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका जो है उसके जरिए और बहुत सारी इनकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जरिए पैसा आता है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका जो है ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है RSS की, जिसकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसके मेंबर हैं, और वहीं से वो निकले और फिर पॉलिटिक्स में आए। सो ये सारी कनेक्टेड है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होने के बातें। ये एक तरफ वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इन्होंने अपने कल्चरल विंग बनाए हैं जो कि इनकी आवाम से, जो कि डिफरेंट ममालिक में जो हिंदुओं से पैसा इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि हम इंडिया के अंदर अब मंदिर बनाएंगे।